साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक न्यूज़ लेकर आए हैं हम इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूपी पंचायत इलेक्शन 2021 किस गांव के खाते में होगी आरक्षित सीट, यहाँ जानिए किस वर्ग के लोग कहाँ लड़ पाएंगे चुनाव। तो ये न्यूज़ है 11 दिसंबर 2020 यानी कि कल के डेट की 8:42 यानी कि सुबह में है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये न्यूज़ है प्रभात खबर का, ये एक लाइव न्यूज़ है, उसी से लिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस खबर में। और इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की सियासी सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में गांव में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में लोगों को आरक्षण सूची का इंतजार है। जी हाँ, ये बहुत ही जो है बेसब्री से आरक्षण सूची का इंतजार है लोगों के अंदर कि कब तक आएगा। इसी से तय होगा कि कौन सी ग्राम सभा की सीट किस जाति के चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित की गई है। ऐसे में ग्राम पंचायत का परिसीमन 4 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच पूरा किया जाना है और साथ ही आरक्षण की प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू होगी। तो यहाँ पर 12 दिसंबर से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। और यहाँ नीचे दोस्तों लिखा गया है, राज्य के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार साल 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण 4 से 11 दिसंबर के बीच किया जाना है, जिसके जरिए गांव के परिसीमन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके बाद फिर आरक्षण की रूपरेखा तय होगी। ऐसे में लोगों का जोर इस बात पर है कि इस बार जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है या अनारक्षित है, वो चुनाव के लिए किस वर्ग के लिए तय होगी। ऐसे में हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत और वार्डों का आरक्षण किस फार्मूले के जरिए तय होता है। चलिए नीचे देख लेते हैं। लिखा गया है, इस बार उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 33% यानी कि 33% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो सभी सीटों में शामिल होंगी। इनमें ओबीसी, अनुसूचित जात और अनुसूचित जात के लिए आरक्षण है, यानी कि महिलाओं के लिए इन सभी में से आरक्षित किया गया है। उसके बाद लिखा गया, वहीं 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था। इसलिए इस बार चक्रानुक्रम के अनुसार जिन गांवों में पिछली बार अनारक्षित सीट पर चुनाव कराया गया था, उस गांव में इस बार आरक्षण किया जाना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कहीं अगर सामान्य है तो वहाँ दोस्तों ओबीसी रह सकता है, एससी रह सकता है, एसटी, मतलब जो है कि सामान्य नहीं रहेगा, ऐसा जो है अनुमान है, ऐसा हो सकता है। 100% में 80% आप लोग मानकर चलिए, 80% ऐसा हो सकता है। उसके बाद लिखा गया है, आरक्षण की रूपरेखा चक्रानुक्रम आरक्षण से तय होता है। चक्रानुक्रम आरक्षण का अर्थ यह है कि आज जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वो अगले चुनाव में वह सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी। अब देखिए, अगर कोई सीट आरक्षित है यानी 2015 में आरक्षित थी कोई सीट, तो ये 2020 यानी कि इस बार के चुनाव में जो है आरक्षित नहीं रहेगी। और अगर सामान्य के लिए थी तो वहाँ जो है सामान्य न रह के आरक्षित रहेगी। ऐसा इस बार होना है। चक्रानुक्रम इसी को कहा जाता है, यानी कि जो पिछली बार रह चुकी है सीट, वो सीट नहीं रह के जो है आरक्षित रहेगी या अनारक्षित रहेगी, लेकिन पिछली बार जो रहेगी वो नहीं रहेगी। अब दोस्तों आगे लिखा गया है, 21% SC ST के लिए होगी आरक्षित, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होगा 21% यानी कि 21% जो रहेगा वो SC ST के लिए आरक्षित रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 27% यानी कि 27% जो रहेगा वो ओबीसी के लिए आरक्षित रहेगा। अब दोस्तों आगे लिखा गया है कि कैसे तय होता है आरक्षण, ये आप लोग देख लीजिए। आरक्षण तय करने का आधार ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गांव की आबादी होती है। ग्राम प्रधान का आरक्षण तय करने के लिए पूरे ब्लॉक की आबादी आधार बनती है। ब्लॉक में आरक्षण तय करने का आधार जिले की आबादी और जिला पंचायत में आरक्षण का आधार प्रदेश की आबादी बनती है। इस तरह से वार्ड के आरक्षण ग्राम सभा की आबादी के लिहाज से होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हमको बताते हैं कि किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पर 2015 में
ग्राम प्रधान पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। अब इस बार के पंचायत चुनाव में इन 27 के आगे वाली ग्राम पंचायतों की आबादी के अवरोही क्रम यानी कि घटती हुई आबादी प्रधान पद के लिए सीट आरक्षित होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैसे बताया गया है। इसी तरह अगर किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं और वहाँ 2015 के चुनाव में शुरू की 21 ग्राम पंचायतों के प्रधान के पद एससी के लिए आरक्षित हुए थे, तो अब इन 21 गांवों से आगे वाली ग्राम पंचायतों के पद अवरोही क्रम में एससी के लिए आरक्षित होंगे। मतलब ये है कि अगर एससी के लिए 21 गांव थे तो इसके आगे जो गांव रहेंगे, मतलब 100 में से 21 को छोड़कर जो 79 रहेंगे, वहाँ जो है एससी हो सकता है। और दोस्तों एक बात और है, अगर वही ओबीसी थे 27 गांव में, तो 27 अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है 73 जो रहेगा, 73 गांव वहाँ ओबीसी हो सकता है। इन 27 को छोड़कर यहाँ ओबीसी नहीं हो सकता है, तो ऐसे मिलेगा आरक्षण। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे कि आपके गांव में अगर जनरल था यानी कि सामान्य था, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ जो इसमें निकला है। अगर सामान्य था तो वहाँ सामान्य न हो करके ओबीसी रह सकता है, एससी रह सकता है, एसटी रह सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 2015 में ग्राम प्रधान पद के लिए सीट जिन पंचायतों को आरक्षित किया गया था, उसके आधार पर इस बार बदलाव किया जाएगा। यानी कि जो आरक्षित किया गया, जो मैं अभी ऊपर बताया हूँ कि आरक्षित किया गया था, तो उसमें बदलाव करके दूसरा लाया जाएगा। हालांकि कई नेता अपनी राजनीतिक रसूख के दम पर अपने गांव को प्रधान पद के सीट पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी के लिए आरक्षित नहीं होने देते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि जिनका जुगाड़ रहता है, जो अपना दम रखते हैं, वो जो है उन सीटों को बदलवा भी देते हैं। मान लीजिए एससी हो गया तो उसको बदलवा कर ओबीसी कर सकते हैं, ओबीसी है तो उसको बदलवा कर जनरल कर सकते हैं, सामान्य कर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई जिला अधिकारी के पास शिकायत करता है तो उन सीटों पर आरक्षण देने का दबाव बढ़ जाता है। हालांकि इस बार ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था ऑनलाइन होने की बात कही जा रही है। अब आगे देखिए क्या होता है, और जो व्यवस्था बदली है वो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इस बार बदली है व्यवस्था। व्यवस्था जो बदली है वो देख लेते हैं क्या है। वर्षों से चला आ रहा खेल इस बार खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक यह देखने में आता था कि कई बार राजनीतिक दबाव बनाकर आरक्षण सूची में बदलाव कर दिया जाता था। इसी शिकायत को दूर करने के लिए शासन इस बार आरक्षण की व्यवस्था ऑनलाइन करने जा रही है। यानी कि अगर देखा जाए, अगर ऑनलाइन हो जाती है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा, यानी कोई बदलवा नहीं सकता है। संभावना है कि यह सूची पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। डाटा फीडिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो इसका मतलब ये है, अगर जो है ऑनलाइन हो जाता है तो कोई भी अपने पावर के दम पर, अपने दम पर जो है अगर आरक्षण रहेगा तो उसे बदलवा नहीं पाएगा। तो जो सीटें जो है सरकार के द्वारा दी जाएंगी, यानी कि आयोग के द्वारा दी जाएंगी, वही सीटें रह जाएंगी, कोई बदलवा नहीं पाएगा अगर ऑनलाइन हो जाती है। तो ऐसी संभावना है कि ऑनलाइन ही रहेंगी। अब उसके बाद आगे भी लिखा गया है कि जानिए 2015 में कितने गांवों को मिला था आरक्षण। यहाँ देख लिए 2015 में हुए पंचायत चुनाव के चक्रानुक्रम आरक्षण में कुल 59,074 पंचायतों में से ग्राम प्रधान के कुल 20,661 पद अनारक्षित थे, यानी कि सामान्य कैटेगरी के थे, और 9900 पद महिला के लिए थे। यानी कि जो 9,900 पद थे वो महिला के लिए थे। वही 10,368 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। 5,577 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए, और 7,885 पद अनुसूचित जाति के लिए किया गया था। जबकि 4,344 पद अनुसूचित जाति के महिला के लिए किया गया था। वही 205 पद अनुसूचित जनजाति व 134 पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किए गए थे। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो अनारक्षित जो है 59, लगभग 60,000 में से लगभग 59,074 पद थे, और इनमें से जो है 20,000 पद जो है सामान्य के लिए थे, और टोटल जो मतलब था वो आरक्षण के लिए था। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप लोग जान भी गए होंगे कि ऐसे ही आरक्षण मिलता है, जैसा मैंने बताया कि अगर 2015 के चुनाव में सामान्य था तो इस बार दोस्तों ओबीसी हो सकता है, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, मतलब उसकी जनसंख्या के हिसाब से।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने गाँव में अनुमान लगा चुके होंगे कि पिछली बार क्या था, इस बार क्या हो सकता है। तो इसी प्रकार जो है आरक्षण मिलने वाला है। अगर इसमें जुगाड़ नहीं लगता है तो, यानी कि नेताओं का जुगाड़ नहीं लगता है, तो इस बार जो चक्रानुक्रम आरक्षण है ऐसे ही होगा, जो पिछली बार हुआ था वैसे ही। तो इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।